Bismillahirrahmanirrahim. The name of this poem, On the Grasshopper and Cricket by जॉन कीट्स. जॉन कीट्स जो हैं वो एक बहुत बड़े राइटर हैं और वो जो है छोटी छोटी चीज़ों में ना खुशियों को तलाश करते हैं. यानी उनके लिए कोई भी चीज़, यानी जब वो पोइट्री लिखने पे आते हैं तो एक वो वास जिसको हम गुलदान कहते हैं उसके ऊपर भी वो पोइट्री लिख देते हैं. छोटी छोटी चीज़ों से वो इंस्पायर होते हैं और वो ये देखते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, या अगर कोई चीज़ किसी के हाथ से क्रिएटेड भी है तो वो कितनी खूबसूरती है. तो वो जॉन कीट्स जो हैं वो इसको कहा जाता है पोइट ऑफ ब्यूटी. यानी वो ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं. और ब्यूटी ये नहीं कि जिसको हमने कोई पैरामीटर सेट किए होते हैं कि ये ब्यूटी है और हम उसी को ही कहते हैं कि ये मतलब ये पैरामीटर हैं जो इसके ऊपर पूरा उतरता है तो ही वो ब्यूटीफुल हो सकता है, अदरवाइज़ वो चीज़ खूबसूरत नहीं है. तो उनकी नज़र में हर चीज़ खूबसूरत है. जब वो जहाँ पर अब यहाँ पोइट में आप अगर इस पोइम में आप देखें तो ये ग्रास ओपर कहते हैं, एक इंसेक्ट है और इसको हम उर्दू में आप बच्चे वगैरह इसको जहाज़ कहते हैं. अब हमने तो इसका उर्दू में कोई वर्ड पढ़ा ही नहीं है कि इसको हम क्या कहते हैं, लेकिन इसके विंग्स होते हैं, 4 विंग्स होते हैं, 1 साइड 2 एंड अदर साइड 2. और ये ज़रा इसके जो वो होते हैं शेप होती है, ये जैसे एक जहाज़ होता है उस तरह की होती है. तो जब हम छोटे थे तब भी हम इसको जहाज़ कहते थे और ये बड़ा खूबसूरत होता है और बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करता है. लेकिन बेटा अगेन इसकी खूबसूरती तब तक रह सकती है और इसको हम तब तक देख सकते हैं जब हम इनको हर्ट ना करें, जब तक हम इनको इनके अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहने दें और हम इनको तंग ना करें, तब तक ये हमें नज़र आते रहेंगे. और जो क्रिकेट है वो भी इसको हम कहते हैं, आई थिंक टिड्डी भी कहते हैं इसको, और ये नाम है इसका. तो ये भी इंसेक्ट है. तो ये अब जॉन कीट्स जो हैं वो, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि वो इनकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं. और ये छोटे छोटे इंसेक्ट हमने हो सकता है हमने कभी यानी जॉन कीट्स ने जिस उम्र में इसको एडमायर किया है तो इस टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और लेकिन ज़ाहिर है एक पोइट कितना सेंसिटिव है, आप उनकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं. वो कितने सेंसिटिव हैं कि वो इंसेक्ट को यहाँ पर इस पोइम में एडमायर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो नेचर के लिए कितनी खूबसूरती है. ठीक है, तो ये कमाल होता है एक पोइट का. तो चले हम स्टार्ट करते हैं इस पोइम को. ये है स्टेंजा 1. The poetry of the earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun. वो कहते हैं कि जो नेचुरल ब्यूटी है ना, या जो हमारी नेचर में जितनी चीज़ें खूबसूरत हैं तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती. When all the birds are faint with the hot sun. जबकि तमाम बर्ड्स जो हैं, हम बर्ड्स को खूबसूरत समझते हैं, हम बर्ड्स और डेफिनेटली वो खूबसूरत हैं तभी हम समझते हैं. लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये तो एक कॉमन परसेप्शन है कि ये चीज़ें खूबसूरत हैं और इस पर सब एग्री करते हैं. लेकिन कुछ ऐसी हिडन चीज़ें जिनको हमने इतनी अटेंशन नहीं दी होती, वो भी एक पोइट के लिए कितनी एडमायरेबल है. ठीक है. When all the birds are faint with hot, जब तमाम बर्ड्स जो हैं वो थक जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं. फेंट का मतलब आपको पता ही होगा, चक्कर आना. तो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं किस में, गर्मी में. तो एंड हाई टू कूलिंग ट्रीज आ वॉइस विल रन. और वो छुप जाते हैं ठंडे दरख्तों के पत्तों में, दरख्तों में. ठीक है, छुप जाते. ए वॉइस विल रन, एक आवाज़ है जो गूंजती है, एक आवाज़ है जो चलती है, एक आवाज़ है जो मूव करती है. फ्रॉम
hedge to hedge about the new mown mead from hedge to hedge, यानी किनारे से किनारे तक, यानी इतनी उसकी आवाज़ है कि वो किनारों तक सुनी जा सकती है। अबाउट द न्यू मोन मीड, ये मीड जो है ये मेडोज़ हैं, ठीक है। मेडोज़ होते हैं जहाँ पर ग्रास होती है और ये नेचुरली बने हुए होते हैं। अगर आप उसमें जाए ना पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर पानी होता है तो वहाँ पर कुछ नेचुरल वेजिटेशन होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है और घास की शक्ल में। तो उस घास की शक्ल में जो ग्रीनरी होती है उसको कहते हैं मेडोज़। तो ये न्यू मोन मेडोज़ का मतलब है, मोन का मतलब यहाँ पर है कि कटिंग हुई हुई, फ्रेशली जिसको कट किया हुआ होता है वो वाले मेडोज़ हैं। ग्रासी फील्ड्स, ठीक है, ये इसका अल्टरनेटिव हो गया। तो ग्रासी फील्ड हैं, वहाँ पर आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक आवाज़ महसूस होती है। दैट इज़ द ग्रास ओपर्स, ही टेक्स द लीड। ये तो ग्रास ओपर है और उसने लीड भी ले ली। लीड क्यों ली? क्योंकि अब तो बर्ड्स खामोश है ना, खामोश हैं, उन वो बेचारे थक गए। लेकिन कौन जीत गया? किसने लीड ली? लीड ली ग्रास ओपर ने। ही टेक्स द लीड, उसने लीड ले ली। इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन। इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन। ये जो समर का जो लग्जरी है, जिसको इन समर लग्जरी, ये अपनी समर को, जब सन बहुत ज़्यादा जो है एक उसमें होता है, शिद्दत में होता है, तो ये उसको एज ए लग्जरी ले रहा है, ठीक है, ये उसको एज अ लग्जरी ले रहा है। और ही हैज़ नेवर डन, वो ये समझता है कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, अभी तो मैंने बहुत करना है, और वो करता है और वो गीत गाता है। विद हिज डिलाइट्स फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन, जब हर चीज़ थक जाती है और हर चीज़, ठीक है, हर चीज़ और जब वो ये तमाम चीज़ें अपना सब खुशी, अपना टाइम पीरियड पूरा कर चुकी होती हैं खुशी का, इंजॉय का, तो ये क्या करता है? ये लीड ले जाता है। ही रेस्ट एट ईज बीनीथ फ्रॉम प्लेजेंट वीड। तो ये क्या करता है? बीनीथ का मतलब होता है नीचे, ये रेस्ट करता है ईजीली, कंफर्टेबली, ठीक है ना, वो बहुत कंफर्ट होता है इस समर हॉट में भी। और जो वो वीड है, वीड प्लेजेंट वीड कह रहे हैं कि कंफर्टेबल वीड्स होती हैं, उसके अंदर कहीं छुपा हुआ होता है और गाने गा रहा होता है। अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। अच्छा, द ब्यूटी ऑफ द नेचर नेवर एंड्स, जो नेचुरल ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होती। इवन व्हेन द समर सन इज़ टू हॉट फॉर बर्ड्स एंड दे हाइड इन द कूल शेड, a sound continues to move across the freshly cut field. It is the grasshopper singing joyful. I hope कि आपको समझ आ गया होगा, ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है कि वो जो है सब परिंदे जो हैं वो हाइड हो जाते हैं, लेकिन एक आवाज़ आ रही होती है और फ्रेशली, ये सारा कुछ मैंने बता दिया आपको। It is the grasshopper singing joyfully. ये grasshopper है जो गा रहा है खुशी से। He enjoys the summer fully. ये इंजॉय कर रहा है समर को fully. Leads the season with his song, और अपने सॉन्ग की वजह से लीड ले रहा है। When he gets tired from all the fun. When he gets tired from all the fun, जब वो तमाम फन, मज़े करने से, गाना गाने से थक जाता है, he rests peacefully under a cozy प्लांट, तो वो cozy प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर छुप जाता है, रेस्ट करता है। अब हम इसके स्टेंजा नंबर 2 को देखते हैं। The poetry of the earth is ceasing never. Cease कहते हैं stop, stopping.
जो पोइट्री ऑफ द अर्थ इज सीजिंग नेवर, जो नेचुरल ब्यूटी है या अगर आप देखें पोइट्री इज ऑल अबाउट ब्यूटी। तो अगर आप इस पोइट्री को एज ए ब्यूटी कंपेयर करें, एज ए नेचर कंपेयर करें, तो यहाँ पर पोइट का मतलब ये है कि ये जो नेचुरल ब्यूटी है या नेचर की खूबसूरती है, एक सेम रिप्लेसमेंट, लेकिन ये जो है इट्स सीजिंग नेवर, तो ये कभी स्टॉप नहीं होती, ये कभी ख़त्म नहीं होती। ऑन अ लॉन विंटर, लॉन कहते हैं अलोन को, इवनिंग व्हेन द फॉरेस्ट, हम ये देखते हैं कि जब खामोश हो जाता है फॉरेस्ट, किसमें, शाम के अंधेरों में खामोश हो जाता है, हैज़ वूथ अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल। तो हम देखते हैं कि एक क्रिकेट जो है उसकी आवाज़ गूंज रही है, आ रही है, और वो श्रिल का मतलब ये होता है कि एक जो बहुत तेज़ आने वाली आवाज़ होती है। आपने देखा होगा कि क्रिकेट नज़र तो नहीं आ रहा और ये जो इंसेक्ट है ये बहुत छोटा सा होता है, मैं बस बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो वाकई बड़ी इम्प्रेसिव और बड़ी लाउड होती है। तो यहाँ श्रिल का मतलब है बहुत तेज़ आवाज़, तेज़ जो आपके कानों को बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, इस तरह की। तो क्या है, फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। तो पोइट कहता है कि जब तमाम किस्म की खामोशी छा जाती है और इसकी ये तेज़ आवाज़ जो है क्रिकेट की, ये जब हम स्टोव के पास नज़दीक यानी किसी चूल्हे के पास बैठे होते हैं, तो इसकी ये जो इसकी खूबसूरत आवाज़ है ये हमें कंफर्ट दे रही होती है और गरमाइश दे रही होती है, वार्मथ, ठीक है ना। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, और ऐसा लगता है कि हमने हाफ जो है कि हम इसके अंदर हाफ सो गए हैं, जैसे हम इसके अंदर मदहोश हो गए हैं। दी ग्रास ओपर्स अमंग फ्रॉम ग्रासी हिल्स, ये जो ग्रास ओपर है अमंग, ये कहाँ पर होता है, अमंग दी ग्रासी हिल्स। और ये जो ग्रासी हिल्स यानी ये इन दोनों की बात कर रहा है कि ये ग्रासी हिल्स में ये किस तरीके से अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। नेचर्स ब्यूटी कंटिन्यूज इवन इन विंटर ऑन अ क्वाइट कोल्ड इवनिंग व्हेन एवरीथिंग इज फ्रोजन, जब हर चीज़ जम जाती है। अच्छा, और ये ब्यूटी जो है ये कभी ख़त्म नहीं होती। आई थिंक मैंने इसको वेल एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, अगर आप कमेंट्स में अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता और आप कहते हैं कि हमें दोबारा से एक्सप्लेनेशन करवा दिया करें पैराफ्रेजिंग में, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, तो फिर मैं इसको ज़्यादा एलेबोरेट कर दिया करूँगी पैराफ्रेजिंग के लिए। बट आई फील के जो है मैंने एक्सप्लेनेशन में इसको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है। अ चेयरफुल साउंड कम्स फ्रॉम नियर दी वार्म स्टोव, और ये जो चेयरफुल है, ये खूबसूरत आवाज़ जो है, ये मदहोश करने वाली आवाज़ है जो है, ये जब स्टोव के नज़दीक बैठे होते हैं तो हमें इसकी फील होती है। इट इज़ द क्रिकेट सॉन्ग ग्रोइंग लाउडर एज द वार्मथ इंक्रीज, जैसे वार्मथ इंक्रीज होती है ऐसे ही इसकी साउंड इंक्रीज होती है। एंड टू अ sleepy listener it sounds as if the grasshopper is still singing somewhere in the green mountain, और ऐसा ही लगता है जो मदहोश आधे नींद में सोए हुए लोगों को ऐसे ही लगता है कि ये अभी भी माउंटेन में गा रहे हैं ग्रासहोपर। अच्छा जी, सेंट्रल आइडिया हम इसका देख लेते हैं। इन द पोइम On the Grasshopper and Cricket by John Keats, the poet expresses that music of the nature never stop. जो म्यूज़िक है ना नेचर का, या जो नेचर की ब्यूटी है, वो कभी, that music, I think I should add, music is very relevant word, और इसके साथ स्लैश करके मैं इसको
म्यूजिक एंड ब्यूटी, ब्यूटी भी कर देते हैं, beauty of the nature and beauty of the nature never stops or never end। ठीक है, स्टॉप्स भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, लेकिन जाहिर है ये इसके अंदर एक अपना जनरेटेड एआई लगा हुआ है, तो ये अक्सर चीज़ों को हाईलाइट करता रहता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये क्या है, एक्सप्रेस द म्यूजिक एंड ब्यूटी ऑफ नेचर नेवर स्टॉप वेदर it's the grasshopper in the summer or the cricket in the winter, the earth always sings through its creatures। और डेफिनेटली आप देखते हैं कि हमारी दुनिया जो है उसकी खूबसूरती को इन्हीं हर चीज़ ने बढ़ा दिया है। और अब साइंटिफिकली ये प्रूफ है कि ये हमारी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। और अगर ये छोटे छोटे इंसेक्ट, इवन इंसेक्ट भी अगर ये दुनिया से ख़त्म हो गए तो हमारी जो इकोसिस्टम है, जो हमारा एक बैलेंस है दुनिया का, वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये हो गया थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब इसकी एक शॉर्ट सी मैंने समरी लिखी है जिसको मैंने बता भी दिया है, लेकिन बच्चे अक्सर कंप्लेन करते हैं कि समरीज जो होती है काफ़ी लॉन्ग होती हैं। चलें, इन दी पोएम ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट by John Keats shows that nature is always alive with sound and beauty. During the hot summer, the grasshopper takes over when birds rest. जब वो birds rest पे चले जाते हैं तो grasshopper उसकी जगह ले लेता है और वो गाने गाता है। And in the cold, silent winter, the cricket continues the song near a warm fire. This poem celebrates the never ending poetry of the earth। तो ये जो पोइम है ये सेलिब्रेट कर रही है जो कि दुनिया की खूबसूरती और नेवर एंडिंग पोइट्री ऑफ द अर्थ। यहाँ पर मुझे एक लफ्ज़ की कमी लग रही है, ब्यूटी एंड पोइट्री ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये लफ्ज़ मैंने कहा कि मैं इसको ऐड कर देती हूँ साथ ही। अच्छा जी, अब ये हो गया, ये मैंने नीचे अपना वेबसाइट का लिंक शेयर किया हुआ है, उसके ऊपर पोएम मौजूद है, अगर आपने वहाँ देखना है। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको डाल दूँगी क्योंकि यहाँ से तो आप इसको नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपने वेबसाइट पे पहले से आप हैं तो वहाँ पर मैं ऑफन एंड बहुत सारी ग्रामेटिकल और ये सारी जो है पोइट्री अपलोड करती रहती हूँ, और नॉट ओनली फॉर जूनियर ग्रेड्स बट आल्सो फॉर दी सीनियर ग्रेड्स, even for the secondary level, intermediate level, so you can get benefit from that। Thank you so much।